हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एल्कलीन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने रिएक्शंस देखी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हमने हाइड्रोक्साइड्स पढ़ा था, हाइड्राइड्स पढ़े थे, हैलाइड्स पढ़े थे, रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ O2 ऑक्सीजन, उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वो हमने देखी थी। इसके अलावा हमने रिएक्शन विथ अमोनिया एंड रिएक्शन विथ एयर भी हमने देखी थी। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन के साथ कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करती है ये, या फिर इनको आप बोल सकते हो नाइट्राइड्स। ठीक है, तो ये आई थिंक हमारी 7th रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। आई थिंक ये 7th नहीं 8th है। ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिएगा, 8th है। ठीक है, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन या फिर नाइट्राइड्स। तो आपकी जितनी भी, जिनको हम बोलते हैं N3- आयन, ठीक है, नाइट्राइड को हम क्या बोलते हैं N3- आयन। तो जितनी भी आपकी एल्कली अर्थ मेटल्स हैं वो सब नाइट्रोजन से रिएक्शन शो करती है और नाइट्राइड फॉर्म करती है। आपको पता होगा कि एल्कली मेटल के केस में केवल और केवल लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल में सारे मेटल्स आपके नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप देखना चाहो तो। ठीक है ना, तो यहाँ हम कह सकते हैं, अगर मैं इसमें हम पॉइंट की बात करें तो ऑल एल्कली अर्थ मेटल्स reacts with nitrogen and form M3N2 टाइप नाइट्राइड्स। क्या है, M3N2 टाइप का नाइट्राइड बनाती है। ठीक है, M3N2 कैसे आया आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखिए, मेटल पे जो चार्ज होगा 2+ का चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे 3- का। क्रिस क्रॉस रूल से आप देखोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा M3N2 आएगा। ठीक है ना, पहली बात तो ये। अब ये जो आपकी नाइट्राइड फॉर्म हुए, इसको अगर हम कंपेयर करें एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल से, ये जो आपके नाइट्राइड फॉर्म हुए हैं, ठीक है, एक तो हम बात करें किसके लिए, एल्कली मेटल्स के लिए। ठीक है ना, एल्कली मेटल्स के लिए, और एक हम बात करें किसके लिए, एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए। ठीक है, एल्कली मेटल्स में आपके मेटल्स कौन कौन से होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। एल्कली अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब क्या करते हैं, नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स फॉर्म नाइट्राइड्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सोडियम से लेके सीजियम तक, ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है ना, डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स। जबकि आपका जो लिथियम है वो क्या फॉर्म करता है, नाइट्राइड फॉर्म करता है। ओनली एलिमेंट विच फॉर्म नाइट्राइड्स। ठीक है ना, तो आप ये चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि आपके जो एल्कली अर्थ मेटल्स है उसके तो सारे एलिमेंट्स नाइट्राइड फॉर्म कर रहे हैं, बट फर्स्ट ग्रुप के केवल और केवल लिथियम नाइट्राइड फॉर्म कर रहा है और बाकी के मेटल्स नाइट्राइड फॉर्म नहीं कर रहे। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है कि आप देखोगे कि आपके नाइट्राइड कब बनते हैं, जब जो आपका मेटल होता है वो रिएक्शन करता है नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है ना, ये मेटल है, ये आपका रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन में होता है N≡N, मतलब अगर मेटल को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है, नाइट्राइड फॉर्म करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस N≡
एन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसमें जो एनर्जी होती है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो सभी मेटल्स वो नहीं कर पाती, केवल एल्कली अर्थ मेटल्स कर पाती है। क्यों? देखिए, ये इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है ना। ओके, देखिए अभी हम बात करें कि जो आपके एल्कली मेटल्स है वो नाइट्राइट फॉर्म नहीं करती है, बाकी एल्कली अर्थ मेटल्स जो है नाइट्राइट फॉर्म कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात ऐसी है कि जो आपका ये जो कंपाउंड होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं नाइट्राइट, वो होते हैं आपके आयोनिक नेचर में। जब मेटल के साथ M2+ मतलब आपके एल्कली अर्थ मेटल, ये जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और M3N2 टाइप का जो कंपाउंड बनाते हैं, ये होता है आपका नेचर में आयोनिक। क्या होता है? आयोनिक नेचर में होता है। तो जब आयोनिक नेचर में होगा तो इसके हम जो बनेंगे आपके आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। आयोनिक कंपाउंड मीन्स आयोनिक लेटिस बनेंगे, ठीक है। तो अगर उस लेटिस की एनर्जी अगर जितनी ज़्यादा रिलीज होगी तभी जाके आपका ये जो कंपाउंड है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब जो लेटिस एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है आपके। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी लेटिस एनर्जी रिलीज होती है। M2+ चार्ज क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये जो आपके एल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं इनमें क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है लेटिस एनर्जी, ये जो लेटिस एनर्जी रिलीज होती है ये हाई अमाउंट में रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, हाई अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी रिलीज। हाई अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ये आपका जो है इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि ये एनर्जी ये N ट्रिपल बॉन्ड N का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। इसी वजह से आपका जो मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है। बट अगर हम बात करें एल्कली मेटल में, एल्कली मेटल में क्या होगा, चार्ज कितना रहेगा? +1, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओगे आप N2 से, यहाँ पे अगर मेटल हुई आपकी सोडियम से लेके सीजियम तक, ठीक है, सोडियम टू सीजियम, चार्ज कितना है? +1। तो इस कंडीशन में जो आपके लेटिस एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है? लो होती है, ठीक है। लेटिस एनर्जी रिलीज लो, ठीक है। लो अमाउंट में लेटिस एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एनर्जी क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाती, इसलिए नाइट्रोजन फ्री नहीं होता और नाइट्राइट का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट आपका Li+ जब N2 के साथ रिएक्शन करता है तो Li3N टाइप का आपका नाइट्राइट बनाता है। क्यों? क्योंकि Li+ की जो साइज होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है लेटिस एनर्जी, ये होती है हाई अमाउंट में। लेटिस एनर्जी जो रिलीज होती है वो हाई अमाउंट में रिलीज होती है। इस वजह से लिथियम क्या कर सकता है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक को बॉन्ड को, ये जो लेटिस एनर्जी वो उसको बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, इसलिए लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। तो ये मेन रीज़न होता है कि आपका जो एल्कली अर्थ मेटल्स है वो तो क्या है, नाइट्राइट का फॉर्मेशन करती है, बट जो एल्कली मेटल्स है उसमें केवल और केवल लिथियम ही नाइट्राइट का फॉर्मेशन करती है, बाकी अदर्स मेटल्स नहीं करती है, ठीक है ना। इसको मैं आपको लिखवा भी देता हूँ ताकि आपको क्या रहे, थोड़ा सा याद रहे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड, in the formation of nitride of alkali earth metal and lithium, ठीक है, in the formation of nitrides of alkali earth metals and lithium, the lattice energy
the lattice energy release is sufficient enough to break n triple bond n bond. वो क्या होती है, n ट्रिपल बॉन्ड n बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होती है, सफिशिएंट होती है. बट और वी कैन से वेयर एज in case of other alkali metals the lattice energy is very less and it cannot break n triple bond n bond. ठीक है ना. बाकी जो दूसरे एल्कली मेटल्स हैं उनके लिए जो आपकी लेटिस एनर्जी होगी एक तो वेरी लेस होगी और एन ट्रिपल बॉन्ड एन को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी. ठीक है. तो ये मेन रीज़न था आपका किसके लिए, कि जो आपके एल्कली अर्थ मेटल्स हैं वो तो सभी नाइट्राइट फॉर्म करते हैं, बट एल्कली मेटल्स में केवल और केवल लिथियम ही नाइट्राइट फॉर्म करता है. ठीक है ना. तो रीज़न क्या है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. जो लेटिस एनर्जी मिलती है हमें किसमें, केवल और केवल एल्कली अर्थ मेटल्स में, लेकिन लिथियम में स्मॉल साइज की वजह से उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. इस वजह से वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होती है. ठीक है. इसलिए वो नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. इसको आप नोट कीजिए. ठीक है. और फिर हम इसकी एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं कि इनके जो नाइट्राइट्स होते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है. ठीक है ना. आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. ठीक है. ठीक है. नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो नाइट्राइट्स होते हैं वो जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना. These nitrites when react with water or we can say H2O release अमोनिया गैस को आपको रिलीज करते हैं. देखिए जैसे कोई भी नाइट्राइट ले लो आप, मैंने ले लिया CA3N2. ठीक है. इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ तो एक तो आपको बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस आपकी रिलीज होती है. ठीक है. रिएक्शन को बैलेंस करना है तो रिएक्शन को आप बैलेंस भी करते हो. 3Ca 2N मीन्स 2N. ठीक है. आपके ऑक्सीजन कितने, 6, ये 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 12, 6 + 6 12 हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है किसके लिए, कि कैल्शियम या जो भी आपके मेटल नाइट्राइट्स हैं एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो भी मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए. फिर हम और फर्दर इसकी जो रिएक्शन है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो हम पढ़ते हैं. ठीक है ना. एक बार आप इसे नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने आई होप ये नोट कर लिया होगा. अब हम पढ़ते हैं कार्बाइड्स के बारे में. ठीक है, कि कार्बाइड्स क्या होते हैं. जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्शन करते हैं आपके कार्बन के साथ तो आपके कार्बाइड फॉर्म होते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना कार्बाइड्स. क्या है अपना, कार्बाइड्स. ठीक है ना. यहाँ पे आपके 3 टाइप के मेन कार्बाइड्स हैं जो हम पढ़ेंगे. एक है आपका बेरिलियम कार्बाइड, एक है आपका कैल्शियम कार्बाइड और एक है आपका मैग्नीशियम कार्बाइड. ठीक है. फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेरिलियम कार्बाइड. बेरिलियम कार्बाइड. ठीक है ना. देखिए बेरिलियम कार्बाइड में क्या होता है, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो ये होता है आपका Be2C टाइप का. कौन सा, Be2C टाइप का. यहाँ पे आपके जो कार्बन होता है
वो होता है आपका C4- टाइप का। इसमें जो आयन होता है आपका कार्बन का वो कौन सा होता है, C4- आयन टाइप का होता है, ठीक है। Be2C ये बना कैसे होगा, बी पे 2+ का चार्ज है, कार्बन पे 4- का चार्ज, क्रिस क्रॉस रूल से अगर आप देखोगे तो Be यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, Be2C, ठीक है। इस टाइप से ये बनेगा। ये तो हुआ आपका बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इस बेरिलियम कार्बाइड की आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो मीथेन गैस फॉर्म होती है। कौन सी, मीथेन गैस। इसीलिए हम इन कार्बाइड्स को क्या बोलते हैं, मेथेनॉइड। क्या बोलते हैं, मेथेनॉइड। तो हम लिख सकते हैं दीज कार्बाइड्स when react with water प्रोड्यूस मीथेन गैस, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन कंपाउंड को, इन कार्बाइड को क्या बोलते हैं, मिथेनामाइड। दैट्स वाई वी कॉल these carbide as methanoid, मिथेनॉइड। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मीथेन गैस रिलीज होती है। जैसे आपका Be2C है, ये जब आपका रिएक्शन करेगा H2O के साथ तो एक तो आपका बनेगा BeOH होल ट्वाइस, साथ में CH4 गैस रिलीज होती है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो आप कर सकते हो, 2Be 1 कार्बन 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हुई। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, ये आपके पास कार्बन 4- आयन है, ये कार्बन 4- आयन वाटर से कितने H+ लेगा, 4H+, ठीक है। तो ये जब 4H+ आयन लेगा दोनों कंबाइन होंगे और आपके CH4 का जनरेशन होगा, ठीक है। CH4 आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बाइड, दैट इज बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बाइड के लिए, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें किसके लिए, कैल्शियम कार्बाइड के लिए। कैल्शियम कार्बाइड जहां अपना बेरिलियम कार्बाइड था Be2C, वहाँ कैल्शियम कार्बाइड है आपका CaC2 टाइप का। कौन सा होता है, CaC2 टाइप। और इसमें जो कार्बन होता है आपका C2 टाइप का आयन होता है। कार्बन का कौन सा आयन होता है, C2 आयन टाइप का, ठीक है ना। ये देखिए कैल्शियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, इनके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान होने चाहिए कि इनमें कार्बन का कौन सा आयन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। C2 टाइप का आयन होता है। अब जब कैल्शियम कार्बाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, लास्ट केस में बेरिलियम में क्या हो रहा था, मीथेन गैस रिलीज होती थी। इसमें क्या होगी आपकी एसिटिलीन, C2H2, एसिटिलीन गैस आपकी रिलीज होती है। इसीलिए हम इन कार्बाइड को एसिटिलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलाइड, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं दीज कार्बाइड्स when reacts with water produce acetylene, that's why we call them एसिटिलाइड। एसिटिलाइड, इसे इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए CaC2 की आप रिएक्शन कराओगे H2O के साथ, ठीक है। एक तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में C2H2,
ये गैस आपकी रिलीज होती है। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, CaC2 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये होती है आपकी एसिटिलीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। इसीलिए हम इन कार्बाइड्स को क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड। वहाँ था मीथेन, उनको हम बोला था मिथेनॉइड, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एसिटिलाइड, ठीक है। C2H2 इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, एसिटिलाइड, एसिटिलीन का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा आपका मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है ना। तो अगर आपको ये नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड के लिए, ठीक है ना। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन, या फिर आपका जो थर्ड कार्बाइड है वो है आपका मैग्नीशियम कार्बाइड। क्या है आपका, मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड कौन सा होता है आपका, Mg2C3 टाइप का। किस टाइप का होता है आपका, Mg2C3 टाइप का। इसमें जो होता है आपका कार्बन, वो किस फॉर्म में होता है, C3 4-, Mg पे 2+ का चार्ज होता है, C3 4-, ठीक है। यहाँ से आप रिएक्शन करोगे क्रिस क्रॉस रूल से, क्या बनेगा आपका, Mg2C3, यहाँ से ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, Mg2C3। इस टाइप से आपका मैग्नीशियम कार्बाइड फॉर्म होगा। अब इन्हें भी जैसे हम मिथेनॉइड बोलते थे और एसिटिलाइड बोलते थे, इन्हें हम बोलते हैं एलाइलाइड। क्या बोलेंगे, एलाइलाइड। These carbides when react with water produce propine और एलाइल, ठीक है। देखिए ये जो कार्बाइड्स होते हैं आपके, जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो प्रोपाइन और एलाइलाइन को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे होगा देखिए, दैट्स वाई वी कॉल देम एलाइलाइड। क्या बोलेंगे हम उन्हें, एलाइलाइड बोलेंगे, ठीक है ना। ये होती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए रिएक्शन में होगा क्या आपका, Mg2C3 जब रिएक्ट करेगा H2 वाटर के साथ, एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। साथ में बनाएगा आपका एलाइलाइन, एलाइलाइन या प्रोपाइन, जिसको हम बोलते हैं CH डेस CH या C≡CH। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका CH3 हो गया, CH3CCH, ठीक है। ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलीन, ठीक है ना। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एलाइलाइड, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके कार्बाइड थे, कैल्शियम कार्बाइड, उससे पहले बेरिलियम कार्बाइड, और लास्ट वाला क्या था आपका, मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए आप एक बार, फिर हम तीनों को क्या समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इन तीनों को समराइज कर लेते हैं, ताकि आपको जब रिवाइज करना हो तो आपको क्या है, इजी पड़े, ठीक है ना। आपके 3 टाइप के कार्बाइड थे। सबसे पहले था बेरिलियम कार्बाइड, ये था आपका B2C टाइप का, ठीक है। इसमें जो कार्बन का टाइप था वो था आपका C4- आयन, ठीक है। बेरिलियम कार्बाइड, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेनाइड, मिथेनॉइड, ठीक है। जो आपका सेकंड था वो था आपका कैल्शियम कार्बाइड,
कैल्शियम कार्बाइड, इसे हम क्या बोलते हैं, CaC2 टाइप का था। यहाँ पे जो कार्बन होता है आपका C2 आयन टाइप का होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते थे, एसिटिलाइट। थर्ड जो आपका है वो है आपका मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बाइड होगा आपका Mg2C3 टाइप का, यहाँ पे होगा C3 4- आयन, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एलाइलाइट टाइप का, इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलाइट, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बाइड। जब भी आपको रिवाइज करना हो, एक बार इस पूरे कंप्लीट को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के साथ क्या क्या रिएक्शन होती है। अगर आपके कार्बाइड रिएक्शन करें नाइट्रोजन के साथ तो क्या होगा, आपका कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ, कौन सा, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है, रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन N2 के साथ, जब ये रिएक्शन करता है, देन इट मेक और इट प्रोड्यूस कैल्शियम साइनेमाइड क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम साइनेमाइड फॉर्म करता है, ठीक है। देखिए एक होता है आपका CaCN2, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। एक होता है आपका CaCN का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। CaCN2 मतलब N पे 2 है, नाइट्रोजन पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे CaCN का होल ट्वाइस है, इसे हम बोल देंगे कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। आपके जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है CN2 का, या अगर हम देखें इसमें जो आपके पास आयन होता है वो होता है CN2 2- टाइप का आयन होता है, ठीक है ना। ये जो आयन होता है CN2 2- आयन, ये होता है आइसोस्ट्रक्चरल, किसके साथ, CN2 के साथ। तो आप इसमें लिख सकते हो दिस आयन इज आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO2। CO2 के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, CO2 का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता होगा, इस टाइप का होता है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, टोटल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 8 2 जा 16, 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साइनेमाइड CN2, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है आपकी C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये माइनस, इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, लीनियर स्ट्रक्चर CN2-, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 7 7 14, 14 + 6 20 और 2 माइनस, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपके रहेंगे 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये भी, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन, और स्ट्रक्चर भी सेम है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए CaC2 की अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, N2 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है आपका, CaCN2 का, ठीक है, प्लस कार्बन। ये आपकी रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है।
लेकिन अगर हम किसी और कार्बाइड की अगर रिएक्शन करवाएं, जैसे BaC2 की अगर हम रिएक्शन करवाएं N2 के साथ, तो आपके बनता है BaCN होल ट्वाइस। क्या बनता है? BaCN होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं बेरियम साइनाइड। जबकि यहाँ पे क्या बनेगा आपका? कैल्शियम साइनेमाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है, क्योंकि ये केवल और केवल कैल्शियम ही दिखाता है, कैल्शियम साइनेमाइड। जब कैल्शियम साइनेमाइड रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ, तो कैल्शियम कार्बाइड जब रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ, तो कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। ठीक है, बाकी जितने भी कार्बाइड हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? साइनाइड बनाएंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट कीजिए। एक और रिएक्शन मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड की, किसकी बात करें? कैल्शियम साइनेमाइड की। जब कैल्शियम साइनेमाइड होता है वो, उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, ठीक है ना, कैल्शियम साइनेमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड NH4OH। ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, तो आपके एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 और साथ में बनेगा NH4OH। ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, आप यहाँ पे नाइट्रोजन 2 लिख दीजिए। ठीक है, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। हाइड्रोजन 10, वहाँ पे भी 10। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है ना, तो ये जो है रिएक्शन जो कार्बाइड्स की है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन N2 के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल वही साइनेमाइड बनाती है, बाकी सब साइनाइड बनाते हैं। ठीक है ना, ये रिएक्शन है साइनेमाइड की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक कार्बाइड। ठीक है ना, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसकी बची हुई रिएक्शन और पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, अब हम इसकी कुछ और रिएक्शंस जो है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड है, वो पढ़ते हैं। और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोनेट्स के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? कार्बोनेट्स के बारे में। देखिए, कार्बोनेट्स क्या होते हैं आपके? ये जितने भी आपके एल्केली अर्थ मेटल्स होते हैं, ये आपके कार्बोनेट फॉर्म करते हैं MCO3 टाइप के। तो आप इसमें लिख सकते हो ऑल एल्केली अर्थ मेटल्स फॉर्म forms carbonates of type MCO3। ठीक है, MCO3 टाइप के आपके कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर में क्या होते हैं आपके? इनसोल्यूबल होते हैं। अब अगर इनकी हम सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो देखिए आपके कौन कौन से कार्बोनेट बनेंगे इसमें? BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज। साइज हो रही है आपकी इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने की वजह से आपकी लेटिस एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज। लेटिस एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? वो भी डिक्रीज होगी। तो अगर हम सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा होगी BeCO3, फिर MgCO3, CaCO3, देन SrCaCO3। ठीक है, ये तो वो आपका सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसलिए अगर इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें, ये आपकी इसका ऑर्डर है, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, थर्मल स्टेबिलिटी
सेम BeCO3। अब क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का अगर जब हम ऑर्डर देखेंगे, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, BaCO3 की। या हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो Ba2+ और CO3 2-, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, वीक हो जाएगा। वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होने से इजीली टूट जाएगा, मतलब इनका आयोनिक कैरेक्टर क्या है, लेस। आयोनिक कैरेक्टर लेस होने की वजह से आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो रहे हैं इसलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये है आपके कार्बोनेट्स, ठीक है। कार्बोनेट्स की इतनी प्रॉपर्टी होती है, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं सल्फेट्स और नाइट्रेट्स के बारे में, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं नाइट्रेट्स के बारे में कि नाइट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स देखिए, आपके जितने भी एल्केली मेटल्स हैं वो सब नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं, MnO3 ट्वाइस टाइप का। तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, ऑल एल्केली अर्थ मेटल्स फॉर्म नाइट्रेट्स ऑफ टाइप MnO3 होल ट्वाइस। इस टाइप का आपका नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखते हैं हम इनको कि हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखिए इनको प्रिपेयर करने के लिए आप किसी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दीजिए HNO3 के साथ। जैसे HNO3 के साथ रिएक्शन होगी आपको मेटल नाइट्रेट बनेगा और साथ में आपके H2CO3 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। H2CO3 किस में डिवाइड हो जाएगा, फर्दर H2O+ CO2 में। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस एन, वन मेटल वन कार्बन, ऑक्सीजन 639, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। ये आपकी रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस, ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें आपके सबसे फर्स्ट में आता है BeNO3 का होल ट्वाइस, जो आपका होता है BeNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर हम Be की बात करें या फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं, MgNO3 होल ट्वाइस, ये 6H2O के साथ फॉर्म कर रहता है हमेशा, ठीक है। 6H2O मतलब हाइड्रेट फॉर्म में है, 6H2O के मॉलिक्यूल साथ में है। लेकिन आपके जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते रहते हो, लास्ट में जो आपका बनता है BaNO3 होल ट्वाइस, ये एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है। इसका मतलब इसमें एक भी वाटर का क्रिस्टल नहीं रहता है। इसका मतलब जो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो क्या हो रहा है, आपकी साइज जो है इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपके लेटिस एनर्जी एक तो डाउन हो रही है, या फिर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। साइज बढ़ रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपके हाइड्रेट बनाने की जो टेंडेंसी होगी, H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब आप वाटर, जो भी आपका केटाइन है वाटर मॉलिक्यूल जब उसको चारों तरफ से घेर लेता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी। अब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो भी क्या है, कम है। तो हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें, जो आपका मेटल नाइट्रेट है उसको अगर हम हीट करते हैं, आप जब मेटल नाइट्रेट को हीट करते हो तो एक तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है,
एक NO2 बनाता है और एक आपका ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। MM, NO3 NO3, ये हाफ, ये होती है हीटिंग पे, ठीक है। सेम टू सेम टेंडेंसी आपकी लिथियम नाइट्रेट भी देता है। जब उसको हीट करते हो आप, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रेट आपका नाइट्राइट देता है, नाइट्रो, और साथ में ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। तो ये आपके 4 पॉइंट्स होते हैं किसके लिए, नाइट्रेट्स के लिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं सल्फेट्स के बारे में कि सल्फेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं सल्फेट्स के बारे में कि सल्फेट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, सल्फेट्स जितने भी आपके एल्कली अर्थ मेटल से सल्फेट्स बनाते हैं MSO4 टाइप्स के, ठीक है। तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, ऑल एल्कली अर्थ मेटल्स फॉर्म सल्फेट्स ऑफ टाइप MSO4, ठीक है। MSO4 टाइप के सल्फेट्स बनाते हैं। अब अगर हम इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करें, सल्फेट्स कौन से होंगे आपके, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, ये तो आते हैं आपके सोल्यूबल। क्या होते हैं आपके, सोल्यूबल। ये होते हैं आपके इनसोल्यूबल, या फिर हम कह सकते हैं इनसोल्यूबल, या फिर कह सकते हैं वेरी लेस सोल्यूबल। तो मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, साइज जो हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आपकी लेटेस्ट एनर्जी क्या है, वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने की हम बात करें, हम बात करते हैं यहाँ के लिए, ठीक है ना, केवल यहाँ की बात करते हैं। इन दो मेटल्स में क्या हो रहा है, देखिए साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका लेटेस्ट एनर्जी जो होती है डिक्रीज होती है। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें BeSO4 MgSO4 में कि यहाँ पे ये सोल्यूबल क्यों है, ठीक है ना, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के लिए, इन दो मेटल्स के लिए साइज जो है इन दो मेटल्स की क्या है, सबसे कम है। साइज क्या है, छोटी है। साइज छोटी होने की वजह से इनकी जो लेटिस एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। या इन दोनों मेटल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, साइज इज लेस। और साइज लेस होने की वजह से इनकी जो लेटिस एनर्जी है वो क्या होगी, हाई। लेटिस एनर्जी जो होगी वो होगी आपकी हाई। और जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी वो भी क्या होगी आपकी, हाई होगी, ठीक है। अब फैक्टर क्या होता है, या तो हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर होगा या लेटिस एनर्जी का फैक्टर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन होती है लेटिस एनर्जी के, ठीक है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी है तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी होगी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए। सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के। तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए आपकी जो दोनों मेटल्स हैं, मेटल सल्फेट्स हैं, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। लेकिन बाद में क्या होती है, साइज इंक्रीज होती रहती है, इसलिए आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो थोड़ा डिक्रीज होने लगता है और आपका लेटिस एनर्जी वाला फैक्टर इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसलिए आपकी सोल्यूबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा हम और इसकी अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, देखिए, या फिर हम आयोनिक कैरेक्टर की अगर हम इसमें बात करें, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BaSO4, अगर हम इनमें आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो हमें पता है BaSO4 का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। तो आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इसमें। और अगर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आयोनिक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये आपका किसका ऑर्डर है, आयोनिक कैरेक्टर। एंड
थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। आयोनिक थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आयोनिक कैरेक्टर की। जैसे जैसे आपका आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये किसका था आपके लिए, सल्फेट्स के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हमने बहुत सारे जो भी आपके ऑक्साइड्स थे, नाइट्रेट्स थे, हाइड्राइड्स थे, इनके बारे में पढ़ा है और इनकी बहुत सारी रिएक्शन आपने की है सल्फेट्स नाइट्रेट्स के बारे में, ठीक है ना। तो लेंदी लेक्चर हो सकता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। आज हमने कार्बाइड्स के बारे में, नाइट्रेट्स के बारे में देखा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और हाइड्राइड के बारे में देखा, इम्पोर्टेंट है वो लेक्चर ये वाला, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे मेनली कार्बाइड के पोर्शन से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है और जो भी आपके केमिकल कंपाउंड्स है जो इससे बनते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।